नमस्कार दोस्तों, नए सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं और इस सेशन में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, तो ये जो हमारा लेक्चर होगा वो कॉन्टिन्यूएशन होगा। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है कि जो पहले पढ़ रखा है उसी से जोड़कर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए और अपने फीडबैक्स कमेंट करके बताइए। इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जो हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। इंस्टा के इस आईडी पर फॉलो कर कर आप मुझे हर दिन का शेड्यूल जान सकते हैं कि हर दिन कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम लोग जब यहाँ पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये मानकर चलिए कि तैयारी हमारी ज़बरदस्त हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात कर रहे थे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम कॉल, या कहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। सिस्टम कॉल क्या होता है? तो ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये हमें एक माध्यम प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच? प्रोसेस के बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। तो प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो माध्यम बनकर आता है हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। प्रोसेस क्या होता है? तो ऐसा प्रोग्राम दैट इज being processed by the processor। जो प्रोग्राम प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक माध्यम बनकर आता है किसके बीच? प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। कहता है इट अलाउज यूजर लेवल प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सम सर्विस। जो यूजर लेवल, ये मदद करता है किसको? यूजर लेवल प्रोसेसेस को। यूजर लेवल प्रोसेसेस कौन होता है? तो मान लीजिए हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम कोई कमांड दिए, कोई इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी क्लिक किए वो क्या हो गया उसके लिए? यूजर लेवल प्रोसेस। तो इट अलाउज यूजर लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोसेस इटसेल्फ इज नॉट अलाउड टू डू। तो इसमें क्या होता है, जो यूज़र लेवल प्रोसेस है या यूज़र के द्वारा जो जनरेटेड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो बात कर सकता है किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। और जो भी उसको ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार अपने चीज़ों को मांग सकता है। अब ज़रूरत क्या पड़ सकता है? तो ज़रूरत ये पड़ सकता है कि उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, हो सकता है उसको कोई मेमोरी चाहिए, तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो उन सारे रिक्वायरमेंट को यहाँ पे दिया जाता है। कहता है द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर। कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है? सर्विसेज की बात करें तो पहला सर्विस जो है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का। दूसरा सर्विस जो है वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का। तीसरा सर्विस जो है वह है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का। चौथा जो है कम्युनिकेशन का। और पांचवा जो है एरर डिटेक्शन का। तो ये 5 ऐसे सर्विस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। आइए एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से। कहता है द यूजर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द मेमोरी एलोकेशन। आप जानते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ पर होता है? प्राइमरी मेमोरी में। तो जो यूज़र है, मान लीजिए हम हैं, हमको चिंता नहीं करना है कि हमारा प्राइमरी मेमोरी में जगह हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद डिसाइड करता है, वो खुद ही इंतज़ाम करता है और मेमोरी एलोकेट करता है। These things are taken care of by the operating system। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ध्यान रखता है। कहता है रनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी। जब एक प्रोग्राम रन करता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन सारे स्टेप्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। जैसे क्या हो गया?
एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी, यानी उनको प्राइमरी मेमोरी में जगह देना, जो पहले से वहां पे हैं उनको खाली कराना। नेक्स्ट कहता है सीपीयू शेड्यूलिंग इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेस, अगर एक से अधिक प्रोसेस चल रहा हो तो उस केस में सीपीयू क्या करता है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का यूज करके ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम रुकेगा, कौन सा वापस आएगा, कौन सा चालू होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द यूजर लेवल प्रोग्राम्स कैन नॉट हेल्प द यूजर टू रन प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये कहता है कि जो यूजर लेवल प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कभी काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या MS वर्ड आप एक ऐसे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम बनकर आता है जिसमें कि MS वर्ड क्या है, इंस्टॉल्ड है। आप वहाँ डबल क्लिक करिएगा, आइकन आएगा, ओपन करिएगा, टाइप करिएगा। तो जो भी काम हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत हो सकता है। आगे देखा जाए तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये क्या कहता है? तो ईच प्रोग्राम रिक्वायर्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। हर प्रोग्राम जो होता है उसको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ यूजर से डेटा कलेक्ट करेगा। और स्वाभाविक सी बात है एक प्रोग्राम तभी बनता है जब यूजर क्या देता है? इनपुट। और जब यूजर इनपुट देगा तो उससे आउटपुट जरूर निकलेगा। अब इनपुट और आउटपुट देने के लिए हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपको इनपुट देना है तो आप कैसे दीजिएगा? कीबोर्ड के थ्रू दीजिएगा। आउटपुट लेना है तो आउटपुट कैसे आएगा आपके पास? तो आउटपुट हो सकता है मॉनिटर पे आए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कहता है कि कोई भी प्रोग्राम रन करेगा तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस देने का काम कौन करता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द यूजर द डिटेल्स ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर फॉर द इनपुट आउटपुट। इसके अलावा ये तो कॉमन है जिसको यूजर देख सकता है, यानी कीबोर्ड माउस देख सकता है। लेकिन जब हम सीपीयू के अंदर की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं। तो क्या होता है, जो यूजर है उसको पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सा हार्डवेयर दिया जा रहा है। तो ये यही बताता है कि यूजर से उन डिटेल्स को छुपा लिया जाता है, लेकिन फिर भी असाइन होता है उसके हर टास्क को। कहता है द यूजर ओनली सीज दैट द इनपुट आउटपुट हैज बीन परफॉर्म्ड विदाउट एनी डिटेल्स। यानी जो यूजर है उसको सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है कि भैया जो हमारा इनपुट आउटपुट वाला काम था वो हो चुका है। नेक्स्ट कहता है सो द ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग इनपुट आउटपुट मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स टू रन प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे काम को आसान कर देता है। काम को कैसे आसान करता है? तो ये प्रोग्राम रन करता है और हमें आउटपुट मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ठीक है। कहता है द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम मे हैव टू बी रिटन इनटू न्यू फाइल्स और इनपुट टेकन फ्रॉम सम फाइल्स। ऐसा हो सकता है कि जो आउटपुट आया है, ठीक है, जो आउटपुट निकला है इसको कहीं सेव करना पड़े, या हो सकता है कि इस आउटपुट को कहीं दूसरे फाइल में ले जाना पड़े। तो वो सारा काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द यूजर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या हो गया? तो सपोज करिए कि आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा हो, हार्ड डिस्क लगा हो, तो हार्ड डिस्क में डेटा कैसे सेव होगा, पेन ड्राइव में कैसे सेव होगा, ये कंप्यूटर जो यूज़र है उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो इन सब का ख्याल जो है
वो कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। नेक्स्ट कहता है द यूजर गिव्स अ कमांड फॉर रीडिंग और राइटिंग टू अ फाइल एंड सीज हिज और हर टास्क अकम्प्लिश्ड। यूजर जो है, सपोज करिए कि ये मॉनिटर है, यहाँ पर हमारा फाइल सेव है, ए नाम है, तो हम और आप क्या करते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, फाइल ओपन हो जाता है। तो डबल क्लिक करने पे कैसे वही फाइल ओपन हुआ? कोई दूसरा फाइल क्यों नहीं ओपन हुआ? इन सब का, यानी इन सारे चीजों की जो जानकारी होती है या इन सारे चीजों का जो अरेंजमेंट होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट दैट डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू द स्पीड ऑफ मेनी। यानी कि जिस स्पीड से डेटा ओपन होता है, डेटा क्लोज होता है, ये सारा जो स्पीड है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको मैनेज करने कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर कोई असुविधा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप हमसे बता सकते हैं और क्या बेहतर करें कि आपको चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब इस कम्युनिकेशन में क्या होता है तो समझिएगा, देयर आर इंस्टेंसेस where processes need to communicate with each other to exchange information। मान लीजिए ऐसा होता है कि ये कंप्यूटर का प्रोसेसर है, ठीक है, और इसमें दो प्रोसेस इकट्ठे काम कर रहा है। इकट्ठे तो नहीं कह सकते, साइमल्टेनियसली चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये प्रोसेसर 1 को प्रोसेसर 2 से बात करना पड़े या 2 को 1 से बात करना पड़े। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होगा? कैसे होगा ये आपको बताना है। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप भी बताइए। इसके अलावा ये भी हो सकता है, इट मे बी बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग on the same computer और running on the different computers। ये भी हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो या तो सेम कंप्यूटर पे चल रहा हो या तो अलग अलग कंप्यूटर पे चल रहा हो। तो मान लीजिए अलग अलग कंप्यूटर पे चल रहा है, एक प्रोसेस मान लीजिए ए पे चल रहा है, दूसरा बी पे चल रहा है, तो इन दोनों में भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो कहता है द ऑपरेटिंग सिस्टम relieves the user of the worry of passing messages between processes। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यूज़र है उसको चिंता नहीं करना है कि कैसे इंफॉर्मेशन पास होगा। इन केस वेयर द मैसेजेस नीड टू बी पास्ड टू प्रोसेसेस ऑन द अदर कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क, इट कैन बी डन बाय द यूज़र प्रोग्राम्स। यानी ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपना सोच लेता है, वही बता देता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे पास होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। हाँ, अगर दो अलग अलग कंप्यूटर्स में डेटा पास करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेटवर्किंग करना पड़ेगा। और नेटवर्किंग जब होगा तो यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो कंप्यूटर्स के बीच जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उनमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल करती है। कहता है द यूज़र प्रोग्राम मे बी कस्टमाइज्ड टू द स्पेसिफिक्स ऑफ द हार्डवेयर थ्रू विच द मैसेज ट्रांसिट्स एंड प्रोवाइड्स द सर्विस इंटरफेस टू द ओएस। ये कहता है जो यूज़र प्रोग्राम है उसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी जिसका इस्तेमाल करके एक यूज़र अपने काम को करवा रहा है उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन पॉसिबल है।
कस्टमाइज करने से क्या फ़ायदा होगा? कस्टमाइज करने से ये फ़ायदा होगा कि हर एक यूज़र अपने अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ एक फ़ायदा और होगा कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? गलतियां ढूंढना। ठीक है, गलतियां किन चीज़ों में हो सकती हैं, कैसे हो सकती है, उसकी बात करते हैं। एन एरर इज वन पार्ट ऑफ द सिस्टम मे कॉज मैल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। एरर जो है वो एक सिस्टम का पार्ट है और ये स्वाभाविक है कि एरर हो सकता है। और जब एरर होगा तो ये चांसेस हैं और ये होगा ही कि कंप्यूटर जो है वो आपका मैल फंक्शन करेगा, यानी ठीक से काम नहीं करेगा। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे एरर्स को मॉनिटर करता रहता है, देखता है कि कहीं कोई एरर आ तो नहीं गया, आने के चांसेस तो नहीं है, और अगर डिटेक्ट हो गया तो उसको रिलीव भी करता है। दिस रिलीव्स द यूजर ऑफ वरी of errors propagating to various part of the system and causing malfunctioning। तो जो यूज़र है, कंप्यूटर चलाने वाला है, वो राहत की सांस लेता है कि चलो हमें टेंशन नहीं है, हमको एरर ढूंढना नहीं है। वो कौन ढूंढेगा? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही ढूंढेगा। कहता है दिस सर्विस कैनॉट बी अलाउड टू बी हैंडल्ड बाय द यूजर प्रोग्राम्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इन केसेस altering area of memory or deallocation of memory for a faulty process। अब ये जो एरर ढूंढने वाला कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग यूज़र्स पे या यूज़र के प्रोग्राम पे या यूज़र के सॉफ्टवेयर पे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए एरर आ गया तो एरर कई कारण से हो सकता है। हो सकता है कि रैम में यानी मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे चले गए हों प्रोसेसिंग के लिए, तो इसमें से कुछ लोग को हटाना पड़ेगा। या हो सकता है कि एक साथ कई लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस की मांग करने लगे हों, तो किसी एक को देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि और किसी कारणवश किसी चीज़ के फेलियर की वजह से कोई दिक्कत आ गई हो, तो वो सारा चेक करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और मे बी रिलिंक्विशिंग द सीपीयू ऑफ अ प्रोसेस दैट गोज इन एन इनफाइनाइट लूप। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा प्रोसेस चला गया है, एक ऐसा काम चला गया है जो एक लूप बनाता है। और वो कैसा लूप बनाता है? तो वो लूप जो है वो इनफाइनाइट है, यानी वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो ख़त्म नहीं होगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अ यूज़र प्रोग्राम इफ़ गिवन दीज प्रिविलेजेस कैन इंटरफेयर विद द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी यूज़र प्रोग्राम को ये सारा काम दे दिया जाए तो यूज़र प्रोग्राम को जब आप देंगे तो वो काम करेगा नहीं, वो इन सब चीज़ों को देख नहीं पाएगा, उल्टे आपके कंप्यूटर को इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम कॉल्स का। सिस्टम कॉल क्या होता है? तो सिस्टम कॉल जो होता है एक इंटरफेस होता है बिटवीन अ रनिंग प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है उसके बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो माध्यम बनकर आता है वो कौन है? सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कई कारण हो सकते हैं। सपोज करिए कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको आवश्यकता पड़ गई किसी हार्डवेयर डिवाइस की, तो वो किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। अब हो सकता है कि ऐसी भी समस्या आ जाए कि जो एक प्रोग्राम रन कर रहा है उसको आवश्यकता पड़ गई एक्स्ट्रा टाइम की, एक्स्ट्रा प्रायोरिटी की, तो सिस्टम कॉल के थ्रू अपनी बात ऑपरेटिंग सिस्टम तक रखवाता है। दे आर जनरली अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस।
तो जो सिस्टम कॉल होता है ये अवेलेबल है कैसे, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के तौर पे। कहता है सेवरल हायर लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी ऑल्सो अलाउ टू मेक सिस्टम कॉल्स डायरेक्टली। बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे सी है, ये भी एक फीचर प्रोवाइड करता है जहां पर डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को डायरेक्ट किया जा सकता है। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पॉइंट बताया गया है, इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेन्स एंट्री पॉइंट इन कर्नेल कोड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम कॉल है वो कर्नेल से ही जुड़ा हुआ है या कर्नेल कोड से ही वो जुड़ जाता है। कर्नेल कोड क्या होता है, तो यही होता है बेसिक्स ऑफ ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कर्नेल पे ही बना होता है। हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे। कहता है ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय कर्नेल। यूनिक्स में हर सिस्टम रिसोर्स जो होता है वो किसके द्वारा मैनेज होता है, कर्नेल के थ्रू। कहता है एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर और एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेस टू एनी सिस्टम रिसोर्स मस्ट बी हैंडल्ड बाय कर्नेल कोड। और बताया गया है कि सबसे आसान और स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि यूज़र के रिक्वेस्ट को या एप्लीकेशंस के रिक्वेस्ट को कर्नेल के थ्रू ही हैंडल किया जाए। कहता है द यूज़र प्रोसेस मस्ट नॉट बी गिवन ओपन एक्सेस टू कर्नेल कोड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जो यूज़र का प्रोसेस है, यानी जो यूज़र जिससे कमांड दे रहा है, जो यूज़र जिसको यूज़ कर रहा है, उसको कर्नेल का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, कर्नेल कोड का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। और ये फैक्ट है। सपोज करिए, मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम मान लीजिए एशमा, या एक ऐप डाउनलोड किया उसका नाम एशमा है, हम उसको अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक्सेस दे दें अपने कर्नेल का, यानी कर्नेल क्या हो गया, वो कोड हो गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है या जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम बनना है। तो जैसे ही हम कर्नेल को एक्सेस देंगे, हो सकता है इस एस्मा के अंदर ट्रोजन वायरस हो। तो ये ट्रोजन वायरस क्या करेगा, इस कर्नेल को करप्ट कर देगा। कर्नेल को करप्ट करेगा तो हो सकता है कर्नेल मैल फंक्शन करे, या तो हो सकता है कि मेरा कर्नेल क्रैश कर जाए, या हो सकता है कि कर्नेल का फायरवॉल बंद हो जाए। तो फायरवॉल बंद हो जाएगा तो मेरा डेटा कौन सा कंप्यूटर से बाहर चल रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहता है मेनी ओपनिंग इन कर्नेल कोड कॉल्ड सिस्टम कॉल्स आर प्रोवाइडेड टू यूज़र सो दैट द यूज़र प्रोसेसेस कैन इन्वोक द एग्जीक्यूशन ऑफ कर्नेल कोड। तो कर्नेल कोड में कई ऐसे सिस्टम कॉल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग प्रोसेस को सही तरीके से चला सकें। देयर आर 3 जनरल मेथड्स दैट आर यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन अ रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, टू स्टोर पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स। जो पैरामीटर है आप उसको कहाँ स्टोर कर दीजिए, रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। दूसरा, टू स्टोर पैरामीटर्स इन अ टेबल इन मेमोरी। मेमोरी में एक ऐसा टेबल बना दीजिए जहाँ पे उस पैरामीटर को स्टोर हो सकता है, और जैसे ही वहाँ पे आप स्टोर करेंगे, पास द एड्रेस टू द टेबल, टेबल को एड्रेस भी पास कर दीजिए कि वो कहाँ सेव है। नेक्स्ट है टू पुश पैरामीटर्स ऑन स्टैक एंड अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू पॉप द पैरामीटर्स ऑफ द स्टैक। पुश का मतलब होता है ऐड करना, यानी स्टैक, स्टैक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ डेटा को अरेंज करते हैं। तो कहा जाता है कि स्टैक के फॉर्म में डेटा पुश कर दीजिए और जिसका काम हो गया हो उसको पॉप कर दीजिए। पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव। स्टैक क्या होता है, तो भोज खाए होंगे, भोज में थाली देखे होंगे, प्लेट रखा होता है ऐसे, यही स्टैक होता है, यानी एक के नीचे एक के नीचे एक रखा होता है डेटा। ठीक है, तो इसमें पुश करेंगे तो ऐड होगा, पॉप करेंगे तो निकल जाएगा, डेटा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो पुश होता है और पॉप होता है वो दोनों कहाँ से होता है, टॉप से होता है। टॉप का मतलब यानी ऊपर वाले एरिया से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लीफो, यहाँ पे लीफो का कॉन्सेप्ट चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया है, जो फर्स्ट में आया है वो लास्ट में जाएगा,
और जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉप जो होता है वो ऊपर से ही होता है, नीचे से नहीं होता है। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसर्स को कंट्रोल करने के लिए। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोसेसेस। प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ प्रोसेसर को भी कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, कौन कौन सा हो सकता है प्रोसेस के लिए? एंड हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है, लोड हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, एसेट्रा। अगर आप इन सबको देखेंगे तो ये असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिखे गए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन सिस्टम कॉल क्या होता है? तो एंड्स अ प्रोसेस एंड रिटर्न्स अ वैल्यू टू इट्स पेरेंट्स। जैसे ही आप एग्जिट सिस्टम का यूज़ करेंगे तो एग्जिट सिस्टम का यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा, और जो भी आउटपुट निकला उस आउटपुट को तुरंत वो पेरेंट्स के पास यानी मेन पार्ट को ट्रांसफ़र कर देगा। यूनिक्स में क्या होता है? तो इन यूनिक्स एवरी प्रोसेस हैज़ एन अलार्म क्लॉक स्टोर्ड इन इट्स सिस्टम डेटा सेगमेंट। यानी यूनिक्स में क्या होता है कि हर प्रोसेस जो है उसके पास एक अलार्म क्लॉक होता है। अलार्म क्लॉक कहाँ पे होता है? तो सिस्टम डेटा मैनेजमेंट में होता है। व्हेन द अलार्म क्लॉक गोज ऑफ सिग्नल सिग अलार्म इज सेंट टू द कॉलिंग प्रोसेस। जैसे ही बंद होता है अलार्म, एक सिग्नल सिग अलार्म जाता है किसको? बुलाने वाले प्रोसेस को। अ चाइल्ड इनहेरिट्स इट्स पेरेंट्स अलार्म क्लॉक वैल्यू। अब जो चाइल्ड आएगा यानी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जाएगा वो अपने पेरेंट्स का अलार्म क्लॉक लेकर जाता है, बट द एक्चुअल क्लॉक इज़ नॉट शेयर्ड। जो मेन क्लॉक है वो शेयर नहीं होता, यानी मेन क्लॉक जो है वो यहीं पर रहेगा प्रोसेसर के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, माफ़ी चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब ये जो पेरेंट प्रोसेस है यही अपना क्लॉक पास करता है किसको? चाइल्ड को। फिर अगला जो चाइल्ड आया वो क्या होगा? उसका पेरेंट ये होगा तो ये अपना देगा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट आएगा तो ये क्या हो गया? पेरेंट, ये चाइल्ड, तो ये अपना क्लॉक इसको देगा। ऐसा चलता रहा था। ठीक है। द अलार्म क्लॉक रिमेन्स सेट अक्रॉस एन एक्सेस। यानी कहने का मतलब है कि अलार्म क्लॉक जो है वो एक एक्सचेंज में लगा होता है। यहाँ पे हम साफ साफ से लिख देते हैं, अलार्म क्लॉक रिमेन्स सेट अक्रॉस एन एक्सचेंज। यानी अलार्म क्लॉक जो है वो एक्सचेंज होता रहता है लोगों के बीच। तो यहाँ पे लोग कौन से हो गए? प्रोसेस। यानी हर प्रोसेस के बीच अलार्म क्लॉक जो होगा वो एक्सचेंज होता रहेगा। अब जब वहाँ पे सिग्नलिंग की हम लोग बात कर रहे थे तो सिस्टम कॉल्स फॉर सिग्नलिंग एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। कहता है अ सिग्नल इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सिग्नल क्या है? तो एक लिमिटेड फॉर्म है किसका? दो प्रोसेसेस के बीच के कम्युनिकेशन का। कहाँ पे यूज्ड होता है? यूनिक्स में। और यूनिक्स के अलावा कहाँ पे? यूनिक्स लाइक एंड पोसिक्स कंप्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हम लोग सिग्नल्स या सिग्नलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? सिस्टम कॉल्स फॉर सिग्नल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? तो यूनिक्स में करते हैं, या यूनिक्स के जैसे कुछ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे पोसिक्स में यूज़ होता है। कहता है इट इज़ एन asynchronous notification sent to a process in order to notify it of an event that occurred। तो कोई प्रोसेस के दौरान कोई इवेंट अगर हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस हो रहा है, उसको तुरंत आवश्यकता पड़ गई किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो तुरंत क्या करेगा? सिग्नल रेज कर देगा। ठीक है। मान लीजिए एक प्रोसेस इंटरप्ट हो गया किसी कारणवश, दूसरा प्रोसेस भी उसी में आ गया, तो उसकी वजह से कि पहला प्रोसेस बंद हो गया, रुक गया, तो तुरंत क्या करेगा? सिग्नल जनरेट कर देगा।
ठीक है, कहता है द नंबर ऑफ सिग्नल्स अवेलेबल इज सिस्टम डिपेंडेंट। तो कितने सिग्नल्स होंगे ये सिस्टम के ऊपर आधारित होता है। कहता है व्हेन अ सिग्नल इज सेंट टू अ प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स द प्रोसेस नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे ही एक सिग्नल भेजा जाता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोसेस के द्वारा सिग्नल भेजा गया उसको उसके नॉर्मल फ्लो से तुरंत रोक देता है। उसको एहसास हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ठीक है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, तो तुरंत उसको रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए घर में आग लग जाए और अलार्म सिस्टम बज जाए, तो क्या होता है, तुरंत सब कुछ लाइट काट देते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको निकाल देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ जाते हैं हम लोग। तो यही काम वहाँ पे सिग्नलिंग में भी होता है। कहता है एग्जीक्यूशन कैन बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग एनी नॉन एटमिक इंस्ट्रक्शन। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्ट कर सकते हैं। इफ़ द प्रोसेस हैज़ प्रीवियसली रजिस्टर्ड अ सिग्नल हैंडल दैट रूटीन इज एग्जीक्यूटेड। अगर पहले से ही एक प्रोसेस जो है वो अपने पास जानकारी लेकर गया है कि अगर एक सिग्नल जनरेट हो तो उसको कैसे रोका जाए, तो उस रूटीन के तहत उसको छोड़ दिया जाता है। वो अपने प्रोसेस को, अपने प्रॉब्लम्स को खुद शॉर्ट आउट कर सकता है। अदरवाइज द डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर इज एग्जीक्यूटेड। कहता है प्रोग्राम्स कैन रिस्पॉन्ड टू सिग्नल थ्री डिफरेंट वेज, इन थ्री डिफरेंट वेज। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सिग्नल को तीन तरीके से कर सकते हैं अटेंड। पहला, इग्नोर द सिग्नल। तो इग्नोर कैसे करेंगे, दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम विल नेवर बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिग्नल नो मैटर हाउ मेनी टाइम इट अकर्स। इसमें क्या होगा, तो जो प्रोग्राम है उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया जाएगा कि भैया कोई सिग्नल अकर हुआ है, ठीक है, तो वो उसको इग्नोर करता रहेगा। नेक्स्ट कहता है अ सिग्नल कैन बी सेट टू इट्स डिफ़ॉल्ट स्टेट। एक सिग्नल को हम लोग एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेट का मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट द प्रोसेस विल बी एंडेड व्हेन इट रिसीव्स दैट सिग्नल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब हम उसको डिफ़ॉल्ट स्टेट में सेट करेंगे तो जैसे ही एक प्रोसेस को एक सिग्नल मिलेगा पूरा का पूरा प्रोसेसिंग रुक जाएगा। तीसरा कहता है कैच द सिग्नल। कैच द सिग्नल का मतलब क्या होता है, व्हेन द सिग्नल अकर्स, जब सिग्नल अकर करेगा द सिस्टम विल ट्रांसफर कंट्रोल टू अ प्रीवियसली डिफाइंड सब रूटीन। तो जैसे ही वो सिग्नल अकर होगा, जैसे ही वो सिग्नल जारी होगा, सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा किसी और सब रूटीन को, यानी किसी और एस्पेक्ट को, किसी और चीज़ को जो पहले से डिटरमाइंड है। अब जैसे ही प्री डिटरमाइंड चीज़ को सिग्नल असाइन होगा, इट कैन रेस्पॉन्ड टू द सिग्नल एज इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोग्राम। तो जो वो प्री डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है, प्री डिटरमाइंड रूटीन जो जो सब रूटीन है, वो सिग्नल को मिलते ही तुरंत अपने प्री डिटरमाइंड एस्पेक्ट्स के तौर पर अटेंड करेगा और चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है सिस्टम कॉल फॉर फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के लिए सिस्टम कॉल कैसे आता है, तो कहता है द फाइल स्ट्रक्चर रिलेटेड सिस्टम कॉल्स अवेलेबल in some operating systems like Unix let us create open and close files। कुछ फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स अवेलेबल हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जैसे मान लीजिए यूनिक्स में, तो यूनिक्स में ही फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स भी हैं। ये क्या मदद करते हैं, तो ये हमें फाइल क्रिएट करने में, फाइल ओपन करने में और फाइल क्लोज करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ फाइल को रीड राइट करने में, फाइल को एक्सेस करने में यानी लाने में, फाइल को रिमूव करने में, फाइल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने में, चेक करने में कि फाइल कहाँ है, चेंज प्रोटेक्शन यानी फाइल के प्रोटेक्शन को चेंज करने में, ओनर्स को चेंज करने में, ग्रुप ऑफ फाइल्स, कंट्रोल डिवाइसेस इत्यादि 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 बहुत सारे काम हैं जो कर सकता है। कहता है these operations either use a character string that defines the absolute or relative path name of a file। अब ये क्या होता है कि ये जो हैं उनके पास एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है जो इनको एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ बताता है किसी फाइल का, और अ स्मॉल इंटीजर दैट अ फाइल डिस्क्रिप्टर दैट आइडेंटिफाइज द इनपुट आउटपुट चैनल। तो हो सकता है कि इनके पास कोई स्ट्रिंग हो या कोई दूसरा इंटीजर हो जिससे कि ये फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, तो एब्सोल्यूट पाथ जैसे मान लीजिए एक फाइल स्टोर है, तो अगर उसके बारे में कंप्लीट एड्रेस दिया हो, जैसे सी ड्राइव,
सी ड्राइव के अंदर मान लीजिए एक और फोल्डर का नाम है, उस फोल्डर का नाम मान लेते हैं F1। F1 के अंदर एक फाइल है abc.txt। तो जब कंप्लीट एड्रेस दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है, तो सिर्फ उसका नाम को एक्सटेंशन के साथ दिया गया हो तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पाथ। ये आपको ध्यान रखना है। When doing input output, a process specifies the file descriptor for an input output channel, a buffer to be filled, and the maximum size of data to be transferred। जब इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल किया जाता है, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, तो उस समय जो एक फाइल डिस्क्रिप्टर होता है वो इनपुट आउटपुट चैनल का ध्यान रखता है, बफर्स का ध्यान रखता है, जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र होगा उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। कहता है एन इनपुट आउटपुट चैनल में अलाउड इनपुट आउटपुट और बोथ। जो इनपुट आउटपुट चैनल बना है वो क्या कर सकता है, तो वो इनपुट भी दे सकता है, वो आउटपुट भी दे सकता है, या इसी चैनल से वो दोनों काम भी कर सकता है, यानी एक ही वायर से, एक ही ट्रैक से दोनों काम हो सकता है। कहता है ईच चैनल हैज़ अ रीड और राइट पॉइंटर। तो कहा जाता है कि वो एक ही चैनल से रीड और राइट कैसे कर सकता है, इनपुट आउटपुट कैसे दे सकता है, तो क्योंकि एक ही चैनल में दोनों ऑप्शंस होता है, रीड पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। तो क्योंकि उनके पास रीड पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों होते हैं, इसीलिए आसान होता है उनको क्या करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना या इनपुट आउटपुट लेना एक सिंगल चैनल से। नेक्स्ट कहता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन each input output operation starts where the last operation finished and advances the pointer by the number of bytes transferred। कहता है कि हर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो लास्ट ऑपरेशन से ही स्टार्ट होता है। सपोज करिए कि एक हम आउटपुट दिए थे मॉनिटर पे, तो अगला आउटपुट या अगला इनपुट आउटपुट जो होगा वो फिर मॉनिटर के एस्पेक्ट से ही स्टार्ट होगा। अब भले ये मॉनिटर से लेकर कहीं प्रोसेसर को जाए, प्रोसेसर से लेकर कहीं रैम को आए, वो अलग बात है, ठीक है। तो जहाँ पे लास्ट आउटपुट आया वहीं से पिकअप होगा, जहाँ लास्ट इनपुट आया वहीं से पिकअप होगा। कहता है अ प्रोसेस कैन एक्सेस अ चैनल्स डेटा रैंडमली बाय चेंजिंग द रीड राइट पॉइंटर। कहता है कि एक प्रोसेस जो है एक चैनल का डेटा रैंडमली एक्सेस कर सकता है, कैसे, रीड राइट पॉइंटर के थ्रू। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, टफ है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट कहता है सिस्टम कॉल्स फॉर डायरेक्टरी मैनेजमेंट। ये क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। कलेक्शन ऑफ फोल्डर ही मान लीजिए आप, कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। और कलेक्शन ऑफ फाइल्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फोल्डर्स। लेकिन एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स भी हो सकते हैं और फाइल्स भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। कहता है वी मे नीड सेट्स ऑफ ऑपरेशंस फॉर फाइल मैनेजमेंट फॉर डायरेक्टरीज ऑल्सो। हमें कई सेट ऑफ ऑपरेशन की आवश्यकता होती है डायरेक्टरीज को भी मैनेज करने के लिए। कहता है इफ़ वी हैव अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन द फाइल सिस्टम। तो अगर हमारे कंप्यूटर में, अगर हमारे फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी है तो उसको मैनेज करने के लिए भी हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि हर कंप्यूटर में डायरेक्टरी होता है, बिना डायरेक्टरी के एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत सारे फाइल्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम अपना पूरा कंप्यूटर ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन सिस्टम फाइल्स ही इतने हैं ना, सिस्टम प्रोग्राम्स ही इतने हैं कि वो अपना डायरेक्टरी अंदर बनाते ही बनाते हैं। इन एडिशन फॉर आइदर फाइल्स और डायरेक्टरीज वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड परहैप्स टू रीसेट देम इफ नेसेसरी। फाइल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड द फाइल नेम, फाइल टाइप, प्रोटेक्शन कोड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। एक फाइल जो होता है उस फाइल के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यानी फाइल के कुछ फीचर्स भी होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो उस फाइल का नाम होता है, उस फाइल का टाइप होता है, वो फाइल जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, कुछ उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एटलीस्ट 2 सिस्टम कॉल्स
get file attributes and set file attributes are required for this system call for directory management। अगर पूछा जाए तो कितने सिस्टम कॉल्स की आवश्यकता होती है, तो 2 सिस्टम कॉल्स चाहिए होते हैं डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए। कौन कौन सा? पहला होता है गेट फाइल एट्रीब्यूट और दूसरा होता है सेट फाइल एट्रीब्यूट। ये दोनों क्या है? सिस्टम कॉल हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए। इन गेट फाइल एट्रीब्यूट और सेट फाइल एट्रीब्यूट के अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड मेनी मोर कॉल्स। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और भी डायरेक्टरी मैनेजमेंट कॉल्स को प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हर वो इंसान जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उस तक ये चैनल पहुंचना चाहिए, तभी जाकर जो हमारा रियल मोटिव है पढ़ाने का वो पूरा होगा। आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़कर। ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पे आप हमें ज़रूर फॉलो करिए। इससे आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा कोर्स आने वाला है। फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और हर दिन का क्या शेड्यूल है यहाँ पे बताया जाता है। इन सब के अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को कुछ डोनेशन ज़रूर दें। 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, जितनी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो, क्योंकि इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए, टीम एक्सपेंशन, टेस्ट सीरीज़ के लिए हमें फंडिंग की आवश्यकता है। हम इसके लिए आपके सदा आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।